हेलो एवरीवन। सोचिए एक ऐसी सोसाइटी जहां अमीर और गरीब के बीच में गहरी खाई थी, जहां मजदूर दिन के 14-14 घंटे फैक्ट्रीज के काले धुएं में काम करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उनकी जेब में नहीं बल्कि फैक्ट्री के मालिकों की तिजोरी में जाता था। जहां किसान सदियों से जमीन पर काम कर रहे थे, लेकिन वो जमीन उनकी नहीं थी। ऐसे में कुछ लोग उठते हैं नए आइडियाज के साथ, एक नई बराबरी वाली सोसाइटी का सपना लेकर। ये कहानी है सोशल चेंज की, ये कहानी है उस सोच की जिसने दुनिया के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। चैप्टर की शुरुआत होती है 19 सेंचुरी से। ये वो समय था जब यूरोप की सोसाइटी में चेंजेस की लहर उठ रही थी, जहां लोगों के बीच में नए नए आइडियाज पनप रहे थे सोसाइटी में चेंजेस के लिए। इसी दौर को हम कहते हैं द एज ऑफ सोशल चेंज। देखो क्या हो रहा था, हमने लास्ट चैप्टर में फ्रांस रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था। अब ये जो फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था, उसका इम्पैक्ट केवल फ्रांस के ऊपर नहीं पड़ा था, बल्कि उसका इम्पैक्ट पूरे के पूरे यूरोप पर पड़ा था। फ्रांस के रेवोल्यूशन को देखकर लोगों को ये लगने लगा था कि जब फ्रांस में लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी जैसे आइडियाज को लेकर स्ट्रगल हो सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि फ्रांस रेवोल्यूशन को देखकर यूरोप में भी लिबर्टी, इक्वालिटी, फर्टिनिटी जैसे आइडियाज पॉपुलर होने लगे थे, जिस वजह से लोग अब सोसाइटी में चेंज चाह रहे थे। अब सोचिए एक समय था जब यूरोप में हर तरफ एक ही आवाज थी, राजा के हुक्म की। मतलब राजा जो चाहेगा वही होता था। लेकिन फ्रांस रेवोल्यूशन के बाद लोगों के दिमाग में सवाल उठने लगे थे कि क्या राजा के पास एब्सोल्यूट पावर होना सही है? क्या सब लोगों को बराबर होना चाहिए? क्या समाज में बदलाव आना चाहिए? लोग कॉफी हाउसेस में, लाइब्रेरीज में, डिबेट्स में अक्सर यही बातें करते थे। तो इन्हीं सवालों के बीच में जन्म लेते हैं तीन तरह के लोग। पहले लिबरल्स, दूसरे रेडिकल्स और तीसरे कंजर्वेटिव्स। लिबरल्स वो लोग थे जो पर्सनल फ्रीडम चाहते थे। इनका मानना ये था कि हर व्यक्ति को सोच विचार करने की, अपने रिलीजन को चूज करने की, फॉलो करने की और बिजनेस करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। पर इनका एक कैच था, ये यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के सपोर्ट में नहीं थे। मतलब ये कहते थे कि वोट डालने का अधिकार सिर्फ प्रॉपर्टी ओनर्स को होना चाहिए, यानी कि अमीर लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। बाकी जो गरीब लोग हैं बिना प्रॉपर्टी वाले, उन्हें वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। साथ में महिलाओं को भी वोटिंग राइट्स नहीं मिलने चाहिए। मतलब लिबरल्स कह रहे थे कि वोट डालने का काम केवल समझदार लोगों का है और उनके हिसाब से समझदारी केवल अमीर लोगों के पास थी। दूसरे थे रेडिकल्स। रेडिकल्स लिबरल से 2 कदम आगे थे। ये कहते थे कि अगर हमें डेमोक्रेसी चाहिए तो सबको वोटिंग राइट्स मिलना चाहिए। ये लोग ऐसी सोसाइटी का सपना देख रहे थे जिसमें सब लोगों का बराबरी का हक हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको वोटिंग राइट्स मिले। तीसरे थे कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव वो लोग थे जो ये कहते थे कि जो चल रहा है सही चल रहा है। कहने का मतलब ये है कि ये राजा के सपोर्टर लोग थे। इन्हें चेंजेस पसंद नहीं थे। ये कहते थे कि पुराने जो इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि मोनार्की, चर्च, ये सब इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये पहले तो यही चाहते थे कि चेंजेस हो ही ना, लेकिन टाइम के साथ साथ इन्होंने भी कुछ चेंजेस एक्सेप्ट किए, पर धीरे धीरे। इन तीनों को आप सिंपल तरीके से ऐसे समझो कि लिबरल्स फ्रीडम चाहते थे लेकिन अमीरों के लिए, रेडिकल्स इक्वालिटी चाहते थे लेकिन सबके लिए, कंजर्वेटिव पुराना सिस्टम चाहते थे कि जो चल रहा है वही चले। तो ये 3 तरह की आइडियोलॉजी के लोग उस समय यूरोप में उभर रहे थे और यूरोप की पॉलिटिक्स उस समय पर एक बैटलफील्ड बन गई थी। अब दोस्तों जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मतलब जब मशीनों का युग शुरू हुआ, तो सिर्फ मशीनें नहीं आई बल्कि साथ लाई एक नई दुनिया। पीजेंट जो फील्ड में हल चला रहे थे, क्राफ्ट्समैन जो हाथों से काम करते थे, सब लोग अपना काम छोड़कर फैक्ट्रीज की तरफ बढ़ने लगे। अब आदमी, औरत, बच्चे तीनों फैक्ट्रीज में जाकर काम करने लगे। मजदूरी करना अब एक नई जिंदगी बन गई थी। जरा सोचकर देखिए कि एक 8 साल का बच्चा भी मशीन के पास धुआं, ग्रीस और थकान के बीच जीवन सीख रहा था। जैसे जैसे मशीन आई, फैक्ट्री सिस्टम डेवलप हुआ, वैसे वैसे इनइक्वालिटी बढ़ती गई। फैक्ट्रीज के मालिक और अमीर बनते गए, काम करने वाले वर्कर्स, उनकी हालत और खराब होती गई। मजदूर 12-14 घंटे काम करते थे, बिना सुरक्षा के, बिना अच्छे पैसों के। हालत ये हो गई थी कि जहां एक तरफ किंग्स और फैक्ट्री ओनर्स थे रसीले कपड़ों में, और दूसरी तरफ मजदूर थे पसीने से भीगे हुए कपड़ों में। अब वर्कर्स क्या करते हैं? आवाज उठाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे वर्किंग हावर्स को कम किया जाए, साथ में हमें भी वोटिंग राइट्स दिए जाए। उनका कहना था कि यार हम भी तो सिटीजन्स है ना, तो हमें भी तो अधिकार मिलना चाहिए। वर्कर्स अभी भी एक ही सवाल से जूझ रहे थे कि आखिर गरीब और अमीर के बीच में इतना फर्क क्यों है। जरा सोचिए, फैक्ट्री किसी अमीर आदमी की है, लेकिन काम तो मजदूर करते हैं ना। फिर भी पैसा किसके पास जाता है? सिर्फ मालिक के पास। मजदूर का पसीना बहता है, लेकिन प्रॉफिट का दरिया मालिक की जेब में गिरता है। इसलिए लोगों को लगने लगा था कि ये सिस्टम ही गलत है।
ऐसे में एक नई सोच जन्म लेती है, एक नया आइडिया आता है जो कि था सोशलिज्म का। सोशलिज्म का आइडिया कहता था कि फैक्ट्री, लैंड और रिसोर्सेज पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि जब सब मेहनत कर रहे हैं तो फल भी सबको मिलना चाहिए। तो ये जो सोशलिज्म का आइडिया था वो अब धीरे धीरे यूरोप में फैल रहा था। चलो अब हम थोड़े कुछ फेमस थिंकर्स के बारे में बात करते हैं। ऐसे कई सारे थिंकर्स थे जिन्होंने वर्कर्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, जैसे कि रॉबर्ट ओवन। इंग्लैंड के एक फैक्ट्री ओनर थे, लेकिन दिल से एक सोशलिस्ट थे। इन्होंने छोटी सी मॉडल सोसाइटी बनाई थी जहां वो वर्कर्स के लिए अच्छी वर्किंग कंडीशंस प्रोवाइड करते थे। ऐसे ही लुइस ब्लैंक, जो कि फ्रांस के एक थिंकर थे, उनने भी यही कहा कि गवर्नमेंट अपने पैसों से ऐसे वर्कशॉप्स बनाए जहां लोग मिलकर काम करें और प्रॉफिट आपस में बांट लें। इसी तरीके से दो बहुत ही फेमस थिंकर्स और थे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल। दोनों मिलकर 1948 में एक बुक लिखते हैं, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसमें वो बताते हैं कि दुनिया में हमेशा अमीर वर्सेस गरीब के बीच में एक क्लास स्ट्रगल होती रही है। मतलब गरीब और अमीर के बीच में हमेशा लड़ाई होती रही है, और ये स्ट्रगल एक दिन रेवोल्यूशन का कारण बनेगी। यानी कि किसी दिन इसी गरीब और अमीर के भेदभाव के चक्कर में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन होगा, और ऐसा हुआ भी दोस्तों। 19वीं सेंचुरी के एंड तक आते आते यूरोप के हर कोने में एक ही आइडिया पॉपुलर हो रहा था, जो कि था सोशलिज्म का। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं रही थी, ये अब एक मूवमेंट बन गया था। चाहे फ्रांस हो या जर्मनी हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे रसिया हो, वर्कर्स के बीच में एक नई उम्मीद जग चुकी थी। वर्कर्स को लगने लगा था कि सोशलिज्म के आने से उन्हें इक्वलिटी मिलेगी। धीरे धीरे अलग अलग कंट्रीज के सोशलिस्ट समझ गए कि अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो सिस्टम कभी नहीं बदलेगा, हमें एकजुट होना होगा। तो सबने मिलकर एक इंटरनेशनल बॉडी बनाई जिसको बोला गया सेकंड इंटरनेशनल। एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी जहां सोशलिस्ट लोगों के आइडियाज एक्सचेंज होते थे, स्ट्रेटजीज बनती थी और रिवॉल्यूशन की प्लानिंग होती थी ताकि सोशलिज्म को बढ़ावा मिल सके। ये इस बॉडी के जरिए डिमांड रखते थे कि वर्कर्स के लिए लेस वर्किंग हावर्स होने चाहिए और उन्हें भी वोट डालने का अधिकार होना चाहिए। इसी तरीके से 1900 के आसपास सोशलिज्म केवल एक आइडिया नहीं बचा था, बल्कि ये पॉलिटिकल पावर्स की तरफ बढ़ने लगा था। कई देशों के अंदर भी इसको लेकर एसोसिएशंस, पार्टीज बनने लगी थी। जैसे कि जर्मनी में पार्टी बनी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ब्रिटेन में लेबर पार्टी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी। ये वो पल था जब पहली बार सोशलिज्म के आइडिया ने पॉलिटिक्स में कदम रखा था। वर्कर्स कह रहे थे कि हमें सिर्फ नारा नहीं चाहिए, हमें कुर्सी चाहिए, डिसीजन मेकिंग का हक चाहिए। लेकिन हाँ, ये भी सच है कि 1914 तक किसी भी यूरोपियन देश में सोशलिस्ट की सरकार नहीं बनी। लोग सपोर्ट कर रहे थे, रैलीज हो रही थी, आइडियाज फैल रहे थे, लेकिन पावर अभी भी राजाओं के पास थी, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास थी और कैपिटलिस्ट लोगों के पास ही थी। सोशलिज्म अभी भी एक सफर था, मंजिल नहीं। लेकिन दोस्तों, एक ऐसी कंट्री थी जहां ये सोच रियलिटी में बदलती है, जिसका नाम है रसिया। रसिया में आगे जाकर राजा को हटाकर वास्तव में एक सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनती है। अब ये कैसे बनती है, क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा द रशियन रेवोल्यूशन। अब हम आ गए हैं अपनी कहानी के सबसे क्रूशियल हिस्से पर, रसिया पर। द रशियन एम्पायर इन 1914। रसिया एक बहुत बड़ा एम्पायर था और उसमें ऑटोक्रेसी रूल था, यानी कि पूरी पावर एक ही आदमी के पास थी और वो था जार निकोलस सेकंड। ये सिर्फ एक किंग नहीं था, ये एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। मतलब राजा ने जो कह दिया वही होना था। कोई पार्लियामेंट नहीं थी, कोई कोर्ट नहीं था और ना ही कोई उसके अगेंस्ट जा सकता था। रसिया के अंदर अलग अलग रिलीजन फॉलो किए जाते थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे। लेकिन इसके अलावा भी कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट, ये रिलीजन्स भी देखने को मिलते थे। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा लोग रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे। रसिया उस समय एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, यानी कि ज्यादातर लोग किसान थे, यानी कि लगभग 85%। लेकिन उनके पास जमीनें नहीं थी। सारी जमीनों के मालिक लैंडलॉर्ड्स या नोबल फैमिलीज थे, और जो किसान थे वो तो सिर्फ उनके लिए काम करते थे। अब एक आयरनी देखो कि इतने लोग खेती करते थे, लेकिन फिर भी देश में खाने की कमी थी। लोग भूख और गरीबी से पीड़ित थे। अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर को। तो 1890s के दौरान रसिया में जब इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ तो इससे रसिया के ऊपर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। रसिया अभी भी एग्रीकल्चर इकोनॉमी पर ही टिका हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो तो रहा था, पर वो बहुत ही स्लो प्रोसेस में हो रहा था। इतने बड़े एम्पायर में केवल दो ही ऐसे शहर थे जहाँ फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश थी। पहला था सेंट पीटर्सबर्ग और दूसरा था मॉस्को। लेकिन दोस्तों, क्या लगता है आपको कि इन फैक्ट्रीज के सेटअप होने से सबसे ज़्यादा फायदा किसने उठाया? केवल फैक्ट्री ओनर्स ने। और नुकसान किसका हुआ? केवल वर्कर्स का।
वर्कर्स 12-14 घंटे की शिफ्ट्स में काम करते थे और वो भी अनसेफ कंडीशंस में। इन्हें ना ही प्रोटेक्शन मिलता था और ना ही अच्छी वेजेस मिलती थी। और जब वर्कर्स अपने अधिकार की मांग करते थे या आवाज़ उठाते थे तो उन्हें जेल ले जाकर मार अलग से पड़ती थी। कहने का मतलब ये है कि एक तरफ फैक्ट्री वर्कर्स थे और दूसरी तरफ पीजेंट्स थे, और दोनों की हालत खराब थी। पीजेंट्स को टैक्स देना पड़ता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था और उनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता था। यानी कि रसिया में वर्कर्स भी परेशान थे और पीजेंट्स भी। कहने का मतलब ये है कि रसिया में एक कहावत बन चुकी थी कि जिंदा तो हैं पर जिंदगी कहाँ है। जार निकोलस सेकंड जो कि उनका राजा था, वो सिर्फ एक पॉलिटिकल रूलर नहीं था, बल्कि वो एक डिवाइन अथॉरिटी माना जाता था। रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च उसकी पावर को भगवान से मिली हुई पावर बताते थे। इस वजह से जार के खिलाफ बोलना भगवान के खिलाफ बोलने जैसा समझा जाता था। लेकिन दोस्तों, जब लोगों की आवाज़ दबाई गई तो वो चुप नहीं बैठे। चुपचाप आइडियाज़ पनपने लगे, अंडरग्राउंड ग्रुप्स बनने लगे। कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे तो कुछ लोग डेमोक्रेसी चाहते थे। कहने का मतलब ये है कि अब लोग किसी भी कीमत पर चेंज चाहते थे। लेकिन स्ट्रगल इतना आसान नहीं था, क्योंकि 1914 से पहले रसिया में आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर नहीं बन सकते थे, क्योंकि पार्टीज होना ही उस समय पर इलीगल माना जाता था। अरे पार्टी तो छोड़ो, कोई ग्रुप भी बनाना इलीगल माना जाता था। कहने का मतलब ये था कि जो भी जार के खिलाफ बात करता वो राजद्रोही माना जाता था। लेकिन दोस्तों, फिर भी 1898 में कुछ सोचने वाले दिमाग, कुछ आइडियोलॉजी वाले लोगों ने चुपके से एक नई पार्टी बनाई जिसका नाम था रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। ये पार्टी मेनली वर्कर्स के स्ट्रगल को सपोर्ट करने के लिए बनाई गई थी। ये लोग कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर थे। इनका मानना ये था कि रसिया में वर्कर्स की सरकार बन सकती है। लेकिन एक बात याद रखना कि ये पार्टी अभी अंडरग्राउंड थी, जैसे मानो एक सीक्रेट मिशन चल रहा हो। इस पार्टी का मानना ये था कि केवल वर्कर्स ही रिवॉल्यूशन लेकर आएंगे, क्योंकि जो किसान थे वो एकजुट नहीं थे। कुछ बड़े जमींदार थे तो कुछ गरीब थे। ऐसे में सब एक जैसा नहीं सोचते थे। पीजेंट्स काफ़ी बिखरे हुए थे। इसलिए ये पार्टी कहती थी कि रिवॉल्यूशन के असली हीरो होंगे वर्कर क्लास। तो ये मेनली वर्कर्स को ही ध्यान में रखकर बनाई गई थी, इसलिए इसका प्रेजेंस भी शहरों में ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन ठीक 2 साल बाद 1900 में एक दूसरी पार्टी उभरती है जिसका नाम था सोशल रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसका मेन फोकस था पीजेंट्स के ऊपर। उन्होंने कहा कि जो जमीन आज नोबल्स के पास है वो किसानों को मिलनी चाहिए। उनका स्लोगन था कि जमीन उनको मिलनी चाहिए जो उसे जोतते हैं। अब चूंकि ये किसानों के लिए काम करती थी, इसलिए इसका प्रेजेंस भी सबसे ज़्यादा रूरल एरिया में था। अब दोस्तों, जो वर्कर्स पार्टी बनी थी यानी कि रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, वो ज़्यादा टाइम तक मिलजुल कर काम नहीं कर पाती है। बल्कि ये पार्टी 1903 में 2 हिस्सों में बट जाती है। एक ग्रुप था मेंशेविक्स का और दूसरा ग्रुप था बुल्शेविक्स का। मेंशेविक चाहते थे कि बदलाव ग्रेजुअल हो, डेमोक्रेसी के जरिए हो। मतलब ये थोड़े ठंडे मिजाज के लोग थे। सबको शामिल करो, डेमोक्रेसी के रूल्स को फॉलो करो, जब सब रेडी हो जाए तब रेवोल्यूशन लाना। लेकिन बुल्शेविक कहते थे कि तेजी से रेवोल्यूशन लाओ, ये डिस्कशन वगैरह हम बाद में कर लेंगे। देखो, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो कि मेंशेविक मन से सोचते थे और बुल्शेविक थोड़े बोल्ड थे, बुल की तरह सोचते थे, यानी कि थोड़े गुस्से रेडिकल टाइप के लोग थे। मेंशेविक को लीड कर रहे थे वो थे जूलियस मार्टव, और बुल्शेविक को जो लीड कर रहे थे वो थे व्लादिमीर लेनिन। ये नाम याद रखना क्योंकि ये इस चैप्टर में मेन कैरेक्टर है और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा गूंजने वाला है। अब मेंशेविक चाहते थे कि उनकी पार्टी सबके लिए ओपन हो, कोई भी ज्वाइन करे और हमारे साथ स्ट्रगल का हिस्सा बने। लेकिन बुल्शेविक चाहते थे कि उनकी पार्टी डिसिप्लिन्ड हो, ताकि सीरियस और चुनिंदा लोग ही उनकी पार्टी को ज्वाइन कर पाए। अब आते हैं 1904 में। 1904 एक ऐसा साल था जहाँ रसिया के वर्कर्स की जिंदगी और भी ज़्यादा खराब हो गई थी। लोग गुस्से में थे। फूड शॉर्टेजेस, अनएम्प्लॉयमेंट और इनजस्टिस ने लोगों को सड़कों पर ला दिया था। महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लेकिन सैलरी कम थी। ऊपर से रसिया जापान से वॉर भी लड़ रहा था। कहने का मतलब ये है कि रसिया की इकोनॉमी हर तरीके से डाउन हो रही थी। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि 1904 तक रसिया एक उबलता हुआ प्रेशर कुकर जैसा बन चुका था। गरीबी, भुखमरी और जार का अत्याचार सब कुछ हद पार हो रहा था। और तब होता है एक ऐसा हादसा जो रसिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देता है। इमेजिन कीजिए 22 जनवरी 1905 की सुबह सेंट पीटर्सबर्ग की सड़कों पर बर्फ जमी हुई है। हजारों की भीड़, जिसमें औरतें, बच्चे, मजदूर शामिल हैं, शांति से जार के विंटर पैलेस की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में कोई हथियार नहीं है, बल्कि जार की तस्वीरें हैं और एक पेटिशन है, एक अपील है। ये लोग एक प्रीस्ट फादर गैपोन के नेतृत्व में इकट्ठे हुए थे। उनकी मांगे बहुत सिंपल थी कि हमारे काम के घंटे 8 घंटे करो, हमें बेहतर मजदूरी दो और हमें भी वोट देने का अधिकार दो। वो अपने लिटिल फादर
यानी कि जार से, यानी कि अपने राजा से मदद मांगने आए थे। उन्हें लगता था कि जार उनकी पुकार जरूर सुनेगा। लेकिन दोस्तों जवाब में उन्हें क्या मिला? मदद नहीं, गोलियां। जार के सिपाहियों ने उस शांत भीड़ पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सड़कें खून से लाल हो गई। 100 से ज्यादा लोग मारे गए और 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। रसिया के इतिहास में ये दिन ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ये गोलियां सिर्फ उन लोगों के सीने में नहीं लगी थीं, ये गोलियां जार पर लोगों के विश्वास पर लगी थी। जिस राजा को वो भगवान मानते थे, आज उसी ने उन पर गोलियां बरसा दी थी। ब्लडी संडे की खबर जैसे ही पूरे रसिया में फैली, आग लग गई। शहरों में स्ट्राइक्स होने लगी, यूनिवर्सिटीज बंद हो गई, स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स सबने मिलकर यूनियंस ऑफ यूनियंस बना ली और एक कॉन्स्टिट्यूशन की मांग करने लगे। ये था 1905 का रेवोल्यूशन। जार निकोलस सेकेंड अब दबाव में आ गया था। उसको समझ में आ गया था कि अब सिर्फ डंडे से काम नहीं चलेगा। तो उसने एक मास्टर स्ट्रोक प्लान चला। उसने लोगों से कहा कि ठीक है शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक पार्लियामेंट बनाऊंगा। इसी पार्लियामेंट का नाम था डूमा। लोगों को लगा कि चलो देर से ही सही, लेकिन जार ने हमारी सुन ली। अब हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स भी डिसीजन लेंगे। लेकिन जार के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। पहली डूमा सिर्फ 75 दिन ही चली। जैसे ही उसने जार की पावर पर सवाल उठाया, जार ने उसे डिसॉल्व कर दिया। दूसरी डूमा 3 महीने बाद बनी, लेकिन उसे भी भगा दिया। जार को ऐसी डूमा चाहिए थी जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए, तो उसने वोटिंग लॉज ही चेंज कर दिए। उसने ऐसा सिस्टम कर दिया कि डूमा में सिर्फ अमीर लैंडलॉर्ड्स और कंजर्वेटिव्स ही चुनकर आए, लिबरल्स और रेडिकल्स को बाहर ही कर दिया जाए। तो कहने का मतलब ये है कि रसिया में पार्लियामेंट तो थी, लेकिन असली पावर अभी भी किसके हाथ में थी? बिल्कुल सही, जार के हाथ में। रेवोल्यूशन शांत तो हो गया था, पर आग अभी भी अंदर ही अंदर सुलग रही थी। अब कहानी में आता है एक और बड़ा ट्विस्ट, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। शुरू में तो पूरा रसिया जार के पीछे खड़ा हो गया कि लोगों को लगा कि चलो हमारा राजा वॉर लड़ रहा है तो चलो राजा को सपोर्ट करते हैं। लोगों में देशभक्ति की लहर दौड़ गई। लेकिन ये जोश बहुत ही जल्दी ठंडा पड़ गया, क्योंकि ये वॉर रसिया के लिए एक भयानक सपना साबित हुआ। एक बार सोच के देखिए कि रसियन सोल्जर्स जिनके पास ना ही ढंग के हथियार हैं, ना ही पूरे कपड़े हैं, एक तरफ जर्मन और ऑस्ट्रियन आर्मी है जो मशीन गन से लैस है, और दूसरी तरफ रसियन आर्मी है जो बस अपनी हिम्मत के सहारे लड़ रही है। रसिया ये जंग बुरी तरीके से हार रहा था। 1917 तक आते आते 7 मिलियन यानी कि 70 लाख से ज्यादा रसियन लोग या तो मारे जा चुके थे या घायल हो चुके थे। जब रसियन आर्मी पीछे हटती थी तो वो दुश्मन के लिए कुछ नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपने ही देश की फसलें और इमारतों को तबाह कर देती थी। इससे रसिया के अंदर 3 मिलियन से ज्यादा लोग रिफ्यूजी बन गए थे। देश के अंदर हालात और भी खराब थे। ज्यादातर स्किल्ड वर्कर्स को जंग में भेज दिया गया था, जिससे फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन ठप पड़ गया था। रेलवे लाइंस टूट गई थी। फूड ग्रेन्स की सारी सप्लाई आर्मी के लिए जा रही थी। शहरों में रोटी के लिए दंगे हो रहे थे। लोगों को लगता था कि लोग रसिया को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों का गुस्सा अब सिर्फ जार पर नहीं था, बल्कि उसकी जर्मन ओरिजिन वाइफ जेरिना अलेक्जेंड्रा के ऊपर भी था, और उसके सलाहकार एक फेस सन्यासी रासपुतिन पर भी फूट रहा था। लोगों को लगता था कि ये तीनों ही रसिया को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो दोस्तों कंडीशन क्या थी कि सिपाही जंग में मर रहे हैं, किसान की जमीनें छिन गई हैं, मजदूर भूख से मर रहे हैं, और राजा आराम से अपने महल में बैठा हुआ है। प्रेशर कुकर की सीटी अब बजने ही वाली थी। रसिया एक और रेवोल्यूशन के दरवाजे पर खड़ा था, जो कि था फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। तो अब ये फेब्रुअरी रेवोल्यूशन कैसे होता है, चलो अब ये जानते हैं। पर जहाँ सब कुछ बदल जाता है, जगह है पेट्रोग्रेड। हाँ, वही सेंट पीटर्सबर्ग जिसका नाम वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान बदल दिया गया था। और महीना है फरवरी का। सर्दी का मौसम है। शहर में फूड शॉर्टेजेस अपनी चरम सीमा पर है। 22 फरवरी को एक फैक्ट्री में ताला लग जाता है। अब आप सोच के देखो कि अगर फैक्ट्री में ताला लग गया तो बेचारे मजदूरों के पास काम नहीं होगा। अब काम नहीं होगा तो वो क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। तो वो हड़ताल करने लगते हैं। अगले दिन इस फैक्ट्री के वर्कर्स के सपोर्ट में 50 और फैक्ट्रीज के मजदूर भी इस हड़ताल में शामिल हो जाते हैं। और इस बार इस मूवमेंट को लीड करती हैं औरतें। 23 फरवरी का दिन था, यानी कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे था। हजारों औरतें सड़कों पर उतर आती हैं। उनके हाथों में बैनर थे जिन पर लिखा हुआ था, हमें रोटी दो। ये सिर्फ रोटी की लड़ाई नहीं थी, ये लड़ाई थी बेहतर मजदूरी की, बेहतर शासन की। धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट पूरे शहर में फैल गया। तो ये सब देखकर सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन लोग फिर भी नहीं माने। 25 फरवरी को जार ने पुलिस को और सेना को ऑर्डर दिया कि जाओ प्रोटेस्टर्स पर गोलियां चलाओ। कुछ रेजिमेंट्स ने ऑर्डर माना, लेकिन ज्यादातर सिपाहियों ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये हमारे ही भाई बहन हैं, हम इन पर गोलियां नहीं चलाएंगे। और फिर वो हुआ जिसका जार को सबसे ज्यादा डर था। सिपाही भी वर्कर्स के साथ मिल गए
और उन्होंने अपने ही ऑफिसर्स को गोली मार दी और रिवॉल्यूशन को ज्वाइन कर लिया। जिस सेना के दम पर जार राज कर रहा था, आज वही सेना उसके खिलाफ खड़ी थी। शाम तक सिपाहियों और वर्कर्स ने मिलकर एक सोवियत बनाई, या हम काउंसिल भी कह सकते हैं, जो कि थी पेट्रोग्रेड सोवियत। जार को समझ में आ गया था कि अब सब खेल खत्म हो चुका है, और उसके जो मिलिट्री कमांडर्स थे उन्होंने सलाह दी कि भैया गद्दी छोड़ दीजिए महाराज, और 2 मार्च को जार निकोलस सेकंड ने गद्दी छोड़ दी। रसिया से 300 साल पुराना रेमेनोव का शासन खत्म हो गया। एक बिना लीडर के बना हुआ ग्रुप, बिना किसी प्लानिंग के, जनता के गुस्सा से पैदा हुआ ये रिवॉल्यूशन कामयाब हो गया। इसी को हम कहते हैं द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। अब देखो आगे क्या होता है। जार तो चला गया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब देश कौन चलाएगा। यहाँ कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। रसिया में एक नहीं बल्कि 2 पावर सेंटर्स बन जाते हैं। पहली थी द प्रोविजनल गवर्नमेंट। इसे डूमा के लीडर्स, लैंडलॉर्ड्स और इंडस्ट्रियलिस्ट ने मिलकर बनाया था। ये एक ऑफिशियल सरकार थी जो चाहती थी कि रसिया में एक ऐसी डेमोक्रेसी आए कि जहां प्रॉपर्टी ओइंग क्लास यानी कि रईस लोगों का बोलबाला हो। और दूसरी थी पेट्रोग्रेड सोवियत, जो कि हाल ही में बनी थी। वर्कर्स और सोल्जर्स ने जिसे मिलकर बनाया था। तो फिलहाल असली पावर इनके पास ही थी, क्योंकि सेना और मजदूर इनकी सुनते थे, और ये लोग रेडिकल चेंजेस चाहते थे, यानी कि जल्दी से बदलाव चाहते थे। सोचिए, एक ही देश में 2 सरकारें बन चुकी थी। एक के पास ऑफिशियल टाइटल था, लेकिन दूसरे के पास पब्लिक का सपोर्ट था। दोनों के बीच में लगातार खींचातानी चलती रहती थी। इसी बीच कहानी में एंट्री होती है हमारे उस हीरो की, जिसका नाम हमने पहले सुना था, व्लादिमीर लेनिन की। लेनिन जो बुल्शेविक के लीडर थे, अभी तक देश से बाहर एग्जाइल में थे। जैसे ही उन्हें जार के हटने की खबर मिली, वो तुरंत रसिया से वापस आ गए। अप्रैल 1917 में जब वो पेट्रोग्रेड पहुंचे, तो उन्होंने आते ही बुल्शेविक पार्टी को एक नया डायरेक्शन दिया। उन्होंने 3 जबरदस्त नारे दिए, जिसे अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। पहला, जंग खत्म करो। दूसरा, सारी जमीनें किसानों को दो। और तीसरा, सारे बैंक्स को नेशनलाइज करो। लेनिन ने साफ साफ कह दिया था कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट के साथ काम करने का वक्त नहीं है, ये वक्त है पावर को अपने हाथ में लेने का। अब एक और रेवोल्यूशन होगा, एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशन। उसका सिंपल सा स्लोगन था, पीस, लैंड एंड ब्रेड, शांति, जमीन और रोटी। ये स्लोगन रसिया के जनता के दिलों में उतर गया, क्योंकि यही वो चीजें थी जिनके लिए लोग तरस रहे थे। गर्मियों तक लेनिन और उसकी पार्टी बुल्शेविक का इन्फ्लुएंस तेजी से बढ़ने लगा था। प्रोविजनल गवर्नमेंट लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं कर पा रही थी। वो अभी भी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ही लड़ रही थी, और लोगों का सबर जवाब दे रहा था। लेनिन को लगा कि यही सही मौका है। उन्होंने पेट्रोग्रेड सोवियत और बुल्शेविक पार्टी को पावर हाथ में लेने के लिए राजी कर लिया। 24 अक्टूबर 1917, रात का अंधेरा है। बुल्शेविक सपोर्टर्स चुपचाप बिना कोई शोर किए शहर की इंपोर्टेंट बिल्डिंग्स पर कब्जा करना शुरू कर देते हैं। टेलीफोन एक्सचेंज, रेलवे स्टेशंस, गवर्नमेंट ऑफिसेज सब उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। प्रोविजनल गवर्नमेंट के मिनिस्टर विंटर पैलेस में छुपे बैठे हैं, और फिर अरोरा नाम का एक जहाज विंटर पैलेस पर एक ब्लैंक शॉट फायर करता है, एक सिग्नल के तौर पर, और बुल्शेविक के फाइटर्स पैलेस में घुस जाते हैं और सारे मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लेते हैं। बिना ज्यादा खून खराबे के एक ही दिन में बुल्शेविक्स पावर में आ गई। इसे कहते हैं अक्टूबर रिवॉल्यूशन। रसिया अब दुनिया का पहला कम्युनिस्ट स्टेट बनने की राह पर था। लेनिन ने सबसे पहला फैसला लिया। उन्होंने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से रसिया को अलग करने का ऐलान किया। मार्च 1918 में उन्होंने जर्मनी के साथ ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोवियर्स्क के साइन की और जंग से बाहर हो गए। दूसरा, ज्यादातर इंडस्ट्रीज और बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया, यानी कि अब वो सरकार की प्रॉपर्टी थे। तीसरा, जमींदारी खत्म कर दी गई और सारी जमीनें किसानों को बांट दी गई। और चौथा, रसिया एक वन पार्टी स्टेट बन गया, जिसे अब कम्युनिस्ट पार्टी के नाम से जाना जाता था। सीक्रेट पुलिस बनाई गई जो पार्टी के खिलाफ बोलने वालों को सजा देती थी। कहने का मतलब ये है कि अब थोड़ा फ्रीडम भी छीनी जा रही थी, लेकिन लेनिन ने बाकी में काफी अच्छे चेंजेस कर दिए थे ऑलरेडी। लेकिन दोस्तों, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही बुल्शेविक्स ने पावर अपने हाथ में ली, उनके दुश्मन भी एकजुट हो गए। एक तरफ थे रेड्स, जिन्हें हम बुल्शेविक्स कहते हैं, और दूसरे तरफ थे व्हाइट्स, जिन्हें एंटी बुल्शेविक्स कह सकते हैं, जो सोशलिस्ट के खिलाफ थे और लिबरल्स के खिलाफ थे। और तीसरे थे ग्रीन्स, जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे, जो पीजेंट्स के लिए लड़ रहे थे। अब क्या होने वाला था, इन तीनों के बीच में सिविल वॉर होने वाला था, क्योंकि इन तीनों की आपस में बन नहीं रही थी। अब दोस्तों, मेनली ये सिविल वॉर रेड और व्हाइट्स के बीच में ही लड़ा गया था, क्योंकि दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। व्हाइट्स को फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान जैसी विदेशी ताकतों का सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि वो रसिया में सोशलिज्म के बचाव से डरते थे। तो ये जो सारे देश थे वो व्हाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर था बुल्शेविक्स से।
क्योंकि बुल्शेविक सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे और उन्हें डर था कि अगर बुल्शेविक इसी तरीके से सोशलिज्म को बढ़ावा देंगे तो कहीं उनके देश में भी सोशलिज्म ना आ जाए। इसलिए वो व्हाइट्स को सपोर्ट कर रहे थे ताकि वो बुल्शेविक्स को हरा दे। और अगले 3 साल तक रसिया में एक भयानक सिविल वॉर चलता है। इस दौरान लाखों लोग मारे गए थे, लूटपाट और भुखमरी ने देश को तोड़कर रख दिया था। लेकिन आखिर में जीत बुल्शेविक्स की होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास एक क्लियर विजन था। वो जमीन को लेकर किसानों का सपोर्ट जीत चुके थे और उनके लीडर थे लेनिन और ट्रोट्स्की, जिन्होंने बेहतरीन लीडरशिप दिखाई थी। 1922 तक आते आते ज्यादातर पुराना रशियन एम्पायर पूरा का पूरा बुल्शेविक्स के कंट्रोल में आ गया था और उन्होंने इसे नया नाम दिया यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। सिविल वॉर के बाद उन्होंने एक सोशलिस्ट सोसाइटी बनाने का काम शुरू किया, लेकिन अब लेनिन लीडर नहीं रहे थे। लेनिन के बाद अब एक नया लीडर बनता है जिसका नाम था जोसेफ स्टालिन। अब स्टालिन की लीडरशिप में एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग सिस्टम लाया गया। सरकार डिसाइड करती थी कि देश में क्या बनेगा और कैसे बनेगा। इसके लिए 5 ईयर प्लान शुरू किए गए। सरकार ने खेती बाड़ी पर भी पूरा कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी शुरू की, जिसमें किसानों से उनकी जमीनें छीनकर बड़े बड़े कलेक्टिव फार्म्स, कुलहोज बनाए गए, जहां सबको मिलकर काम करना होता था और जो भी प्रॉफिट होता था वो सब में बांट दिया जाता था। बहुत से किसानों ने इसका विरोध किया, उन्होंने अपने जानवर मार दिए और फसलें जला दी। जवाब में जोसेफ स्टालिन ने बेहद क्रूरता दिखाई। जो भी विरोध करता उसे या तो मार दिया जाता था या तो लेबर कैंप में भेज दिया जाता था। इस दौरान 1930s में एक भयानक अकाल पड़ा जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। तो दोस्तों, इस पूरे सफर का नतीजा क्या निकला? रशियन रेवोल्यूशन सिर्फ रसिया की कहानी नहीं है, इसने पूरी दुनिया को हिला दिया। दुनिया भर में कम्युनिस्ट पार्टीज बनने लगी। इसने कॉलोनियल देशों को, जैसे कि हमारा देश इंडिया जो उस समय पर अंग्रेजों का गुलाम था, और हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनको इंस्पिरेशन दी। इसने कैपिटलिज्म और सोशलिज्म की एक नई ग्लोबल लड़ाई को जन्म दिया। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। भले ही यूएसएसआर ने पिछड़े हुए रसिया को एक ग्लोबल सुपर पावर बना दिया था, गरीबों को रोटी दी थी, एजुकेशन दी थी, लेकिन ये सब एक भारी कीमत पर हुआ था। फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी और इंसानी अधिकारों को कुचला गया था। तो ये थी कहानी सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन की। एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे बदलाव के सपने जब हकीकत में बदलते हैं तो वो उम्मीद और दुख दोनों ला सकते हैं। ये कहानी है आज़ादी की, बराबरी की और उसके लिए चुकाई गई कीमत की।